सन्माननीय राणासाहेब आणि सामान्य प्रशासन जाणारे आणि येणारे जी पांडे साहेब सामान्य प्रशासनाकडून गेलेत, सक्सेना साहेब आलेत, त्यांच्या नावात सक्सेना आहे. यू मस्ट गेट अ सक्सेस. आय विश यू अ सक्सेस राईट नाव. कामगार संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय विश्वनाथ घाट, कार्याध्यक्ष PN सिंग, लोकाधिकार समितीचे कार्याध्यक्ष विश्वनाथ दळवी, सरचिटणीस बाळ साटम, खजिनदार प्रकाश शिरवाडकर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर मंडळी, उपस्थित बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, I am really happy to address this August gathering and I see MTNL in you. तुम्ही म्हणजे महानगर टेलिफोन निगमात आणि ती सगळे प्रतिनिधी आज इथे हजर आहे. आणि अशा महानगर टेलिफोन निगमच्या माझा प्रश्न असा आहे की मी कुठल्या भाषेत बोलू सारखं वाटत राहते. मराठीत बोललो तर ह्यांना कितपत कळेल माहिती नाही, हिंदीत बोललो तर आमची हिंदी तशी बरी आहे, ती वाईट नाही माझी, पण तरीही प्रयत्न करतो सगळ्याच भाषेतच बोलण्याचा. आणि शेवटी मातृभाषा ही आमची मुंबईची आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेली इथली भाषा आहे. ती भाषासुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे, ती आईच्या ठिकाणी. मी अनेकदा असं म्हणालेलो आहे, भाषांचे लढे बाहेर असतील, आमच्याकडे नाही. मराठी आमची आई आहे, हिंदी आमची दाई आहे. एवढाच फरक लक्षात घ्या. आई आईच्या ठिकाणी असते, दाई दाईच्या ठिकाणी असते. माता माता होती आहे, मावशी मावशी होती. मावशी आई होऊ शकत नाही, पण तरी माय मरो आणि मावशी जगू असं म्हणतात. कारण माय मेली तर आमची मावशी जगली पाहिजे, म्हणजे हिंदी जगली पाहिजे. असो, मी फार वेळ घेणार नाही आहे, कारण कार्यक्रमाला मुळात उशीर झाला, थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग झालं. और यहाँ यही होता है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग. इसके लिए हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, कोई सही कम्युनिकेशन नहीं होता. हमारी गलती है, उनकी नहीं. हमने हमारे अतिथियों को जब निमंत्रण दिया तो हमारा कहना था कि उनको इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करना है. हमने उनको समय दे दिया, 11 बजे आपका भाषण है. अब ये रहे ब्यूरोक्रेट्स, ये तो उसी समय पे आएंगे, उनको क्या पता कि आपका इनॉग्रेशन हमें करना है. तो गलती हमारी है, हम स्वीकार कर लेते हैं. देर आए दुरुस्त आए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन सुनेंगे. बाद में मैं बोलूँगा. हम इतना ही कहेंगे, महानगर टेलीफोन निगम मुंबई के हम मान्यता प्राप्त संगठन होने के बावजूद हम यहाँ एक जिम्मेवार संगठन समझते हैं. हम ये नहीं समझते कि हम सिर्फ कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व कर रहे हो. हम समझते हैं कि हम महानगर टेलीफोन निगम का प्रतिनिधित्व करते, बल्कि और अभी भी हाल ही में जब साहब आए, चाय पानी का समय था, मैं 2 हमारे सहयोगी कर्मचारियों को मैंने बुलाया जो वहाँ काम करते हैं. आज हमारी व्यथा है, वो आपकी भी है. खास करके जो व्यथा अगर मैं नहीं बोलूँ तो लोगों को गलत लगेगा. जैसे पेंशन का मुद्दा है, कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के मुद्दे हैं, ये तो मुद्दे है ही, लेकिन इसके बावजूद महानगर टेलीफोन निगम को आगे लेके जाना है. हमने इनको विषय दिए हैं और मैं चाहता हूँ इनका भाषण सुनने के बाद भी हम और आप मिलकर घोड़दौड़ लगाना चाहिए. हमें जाना है आगे, और इतना आगे जाना है कि हमारे साथ में, क्योंकि जमाना बदल गया. हाल ही में मैं डॉक्टर अभय बंग से बात कर रहा था, नागपुर में जब मिले, बाद में मुंबई में भी मिले. आप डॉक्टर अभय बंग को जानते होंगे. वो ट्राइबल्स का, आदिवासियों की बहुत सेवा करते रहते हैं और उनको देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका रिकॉग्निशन है. तो मुझे बात कर रहे थे, मैंने बोला क्या बदलाव लगता है आपको. उन्होंने कहा ज़माने में इतना ही फ़र्क आया. एक ज़माना ऐसा था कि हम सोचते थे हम आगे जाएंगे, और आगे जाते समय हमारे साथ वालों को भी आगे लेके जाएंगे. अब ज़माना बदल गया. अब ज़माना कंपटीशन का आ गया. हम नहीं सोचते दूसरे का क्या हो गया, हम पहले आएंगे, इतना ही सोचते हैं मुझे आगे जाना है. अब इन दोनों को बैलेंस रख के आगे जाना पड़ता है. तो हम प्रशासन से यही अपेक्षा करते हैं कि आप दूसरी वाली बात करो, हमें आपको आगे जाना है. और पहली जो बात है, हमारे साथ में सबको आगे लेके जाना है, वो कामगार संघ करेगा और करता रहेगा. क्योंकि हमें आपके साथ कर्मचारियों को आगे लेके जाना, लेकिन आपको यही सोचना है, इतनी सारी कंपनियां हैं, सबसे आगे कौन होगा. MTNL है तो, अरे इतने सोए हो क्या, ऐसा लगा मुझे. सोई है नहीं, सही है. तो सही है तो आगे जाना है और पहला नंबर लाना है. हम कुछ इतने ही विचार रखते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं
जैसे हाल ही में जब वीआरएस की बात आई तो उनका जो उनको सेंड ऑफ देना था, शेमली साहब को मैं बड़ी सभा में धन्यवाद देना चाहिए। वो खुद भी कहेंगे क्या हुआ था वीआरएस के बारे में। जब हमारे पास में ऐसी प्रोविजन है कि अगर रिटायर्ड आदमी होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसका फेलिसिटेशन होता है, क्योंकि प्रोविजन है भाई, कानून के तहत जो है या नियमावली है उसमें से है, वो हो जाता है। लेकिन अगर वो वीआरएस लेता है तो उसका सेंड ऑफ नहीं होगा, उसके लिए खर्चा नहीं करेगी। मैंने विधानसभा चल रही थी, शेमली साहब कहीं बाहर गए थे मॉरिशस में, डीपी साहब भी नहीं थे, तो जैसे ही आए मुझे पता चला शेमली साहब आए, मैंने फोन पे बात की, साहब एक छोटी सी दरखास्त करना चाहता हूँ। बोले क्या बात है। मैं बोला देखो साहब, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वीआरएस ली, यूनियन ने क्या स्टैंड लिया वीआरएस के ऊपर, हम शांत रहे। हमने इतना ही कहा कि वीआरएस के समय भी हमारे सामने एक ही समस्या है कि आगे चलकर पेंशन का जो हमारा मुद्दा है वही उनके बारे में क्या होगा, उसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए, उस शंका का निराकरण होना चाहिए। सीएमडी साहब ने कहा, डीपी साहब ने भी कहा मिलेगा, हमने बोला नहीं लिखित में दे दो, उन्होंने लिखित में भी दे दिया। व्यथा उनकी और हमारा संघर्ष सरकार के साथ है, और उसके बावजूद लोग पूछते पैसे मिलने के लिए, कुछ को लग रहा था कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, कुछ लोग तबीयत की वजह से भाई चल ठीक नहीं रहा, लेकिन हुआ क्या, हमारे पांडे साहब घूमते लगे, साहब ने कहा क्यों भाई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उन्होंने जाकर लोगों को कन्विंस किया, नहीं भाई ले लो, अच्छा है, ऐसा है, बुरा है। चाहते तो क्या थे हम भी शांत इसलिए बैठे कि जो भाई फिजिकली, बहुत लोग ट्रांसफर के समय में कहते नहीं नहीं मुझे ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे लोग अगर जाएं तो चलो हम मना करने से वो भी लोग भी नहीं जाएंगे। तो हमने इतना ही कहा कि भाई ब्याज लगे तो ये सारी है, ये सारे फायदे हैं, ये सारे नुकसान की बात है, ये सारी शंकाओं की बात है। और इतना कहने के बाद भी 1400 लोगों ने प्रशासन की अपील को रिस्पॉन्ड किया। अब जब वो जा रहे हैं तो उनको हम सेंड ऑफ नहीं दे रहे, 1000 रुपये खर्चे, 2000 रुपये खर्चे। मैंने सीएमडी साहब को विनती की, और मैं आज बड़ी सभा में कहता हूँ, सीएमडी साहब ने, मैंने कुछ नहीं लिखित भी लिया था, लिखित लिखा था, लेकिन वो सीएमडी साहब के जाने के पहले जैसे मॉरिशस से आए, मैंने बात की, मैंने कहा साहब ये अवमानित करने वाली बात है। जिन कर्मचारियों ने आपके अपील को रिस्पॉन्ड किया उनको आप सेंड ऑफ पे छोटा सा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एफेक्शन, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ बॉन्डिंग नहीं दे सकते? क्या बात है। मैं बोला अरे 1000 रुपये दे तो भी चलेगा। मैं सभी के सामने साहब को अभिवादन करना चाहता हूँ। साहब ने उसी वक्त तुरंत बात मान दूसरे ऑर्डर निकाली। बस यही चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कोई भी अधिकारी अगर छोटी चीजों पे अपना समय बर्बाद न करे, निर्णय वही के वही ले, तो आपका भी समय बर्बाद नहीं होता, हमारा भी समय बर्बाद नहीं होता, हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए यही चीज होती है, यही इंजन होता है, यही डीजल होता है, यही पेट्रोल होता है, यही एनर्जी होती है, यही पावर होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम आए हैं आगे। अब हमारे सामने समस्या क्या है, एक पेंशन का, एक प्रमोशन का छोटा सा विषय है। अगर हम मर्जर करेंगे तो हमने दिया डीपी साहब को सब्जेक्ट। आज हमारे समय रोजाना, मैंने उस दिन मंत्री जी से पूछा, आप रोजाना अखबार में कहते हो मर्जर हो रहा है, तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, और पार्लियामेंट में सवाल उठाया तो उस सवाल में ये भी पूछा क्या आप मर्जर की बात कर रहे हो तो वहां के मान्यता प्राप्त यूनियन से आपने बात की? तो उन्होंने कहा नहीं की। मंत्री जी ने लिखित भी दिया, मेरे पास स्टार्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर प्रोसीडिंग है। उन्होंने कहा नहीं की, कब करेंगे? अरे भाई जब उनका रिकमेंडेशन है उसके ऊपर ही बात चल रही है। लेकिन भय तो लोगों में पैदा होता है, भय तो लोगों में पैदा होता है कि इसका आगे क्या होगा। चिंतित होना ये तो हमारा स्वभाव धर्म है, संघर्ष करना हमारा स्वभाव धर्म होना चाहिए। वो तो आता रहेगा, जो आए उसके ऊपर जाएंगे, उसके साथ संघर्ष करके और विजय प्राप्त करेंगे, ये होना चाहिए। और इसी को लेकर, इस विचार को लेकर, संघर्ष के विचार को लेकर संघ, हमारा कामगार संघ आगे बढ़ा। आज बहुत सारे विषय तो नहीं रहे, अब एक ही विषय, 2-3 छोटे छोटे। पेंशन का मसला मैं आज विश्वास से कहता हूँ। उस दिन शिवसेना के सारे सांसदों ने दयानिधि महाराज जी को पत्र लिखा, कुछ लोगों ने तो सांसद में प्रश्न उठाए, मैं उसका प्रोसीडिंग भी आपको दे दूंगा। उसके बाद जब दयानिधि महाराज साहब ध्यान नहीं दे रहे तो उनको आकर्षित करने के लिए हमारे सारे सांसद प्रधानमंत्री से मिले और कहने लगे कि आपका मंत्री समय नहीं दे रहा है। और तुम्हें आज मुझे कहने के लिए आनंद होता है, जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा उसी दिन शाम को मुझे फोन आया, अरविंद तू दिल्ली में आ जाना, अपने दयानिधि महाराज जी ने आपको समय दिया, 20 अप्रैल को आपकी मीटिंग होगी 12:05। मैं बोला पंचांग लेकर
मैं सोचता रहा कि कौन सा पंचांग देखा कि 12:05 मैंने देखा भाई माननीय अध्यक्ष जी को कहा देखो भाई समय तो ठीक है, हमारे पास इतनी सारी समय से 12:05। तो मैं आज हर्षित होकर कहता हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं छूटा नहीं है अभी, लेकिन उस वक्त अगर मैं बोला तो ठीक है भाई यूनियन का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन उस वक्त हमारे सुरेश प्रभु जी, उस वक्त हमारे सांसद अनंत गीते जी, उस वक्त हमारे सांसद प्रकाश परंत जी, उस वक्त हमारे सांसद आनंदराव अर्जुन जी, जिनको आपका विषय पूरा मालूम है, उन्होंने जाकर कहा कि ये गलती आप कर रहे हो। एमटीएल में 3 टायर सिस्टम आपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिखित में दे दिया कि वी एग्री इन प्रिंसिपल that the group C&D employees who have opted for MTNL and in turn opted for a government pension, the government will pay the pension to you. It has been agreed in principle. ये कहते हो हमारे ग्रुप बी ऑफिसर को ऑप्शन देते हो 37A के तहत आपको पेंशन दी जाएगी, और अब ग्रुप ए ऑफिसर के लिए आए इनके लिए तो इनको कहते हैं आपको एमटीएल पेंशन दी जाएगी। मतलब एक ही कंपनी में 3 टायर, कौन सी सिस्टम है भाई ये? इट्स रिडिकुलस। ये सब उसको कहने के बाद में हमने बाकी सारी चीजें भी बताई, क्या क्या हुआ, 86 में कैसे जन्म लिया, वो भी अप्रैल में लिया, उस वक्त से आज तक अप्रैल फूल चल रहा है हम लोग का। बस 1 अप्रैल में जन्म हुआ, अप्रैल फूल, इसके लिए 12 वर्ष संघर्ष करना पड़ा, तब जाके 98 में हम आए, फिर वेज एग्रीमेंट हुई, सारी चीजें बताने के बाद में फिर कहने लगे। एक सेंटेंस उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, उन्होंने कहा 2 चीजें कही मुझे, ये जो चीजें हो रही है महानगर टेलीफोन निगम में बहुत गलत है। एक कंपनी में 3 टाइप की पेंशन की सिस्टम आती है, वो बहुत गलत है। और दूसरा सेंटेंस का आई विल स्पीडीली एक्सपीडाइट दिस एंड द पेंशन इश्यू विल बी रिजॉल्व्ड विद इन अ मंथ्स टाइम। मैंने उसी वक्त जाके इमीडिएटली मैं सीएमडी साहब, ये हमारा कम्युनिकेशन, क्या जरूरत थी, मैं गया सीएमडी साहब से मिला, डीपी साहब से मिला, वहां की सारी रिपोर्टिंग की, बोले साहब अभी आपको पुश करना है, अभी इनके ऊपर भी थोड़ा जलने वाले लोग हैं वहां, वो अलग झगड़ा है, अब उस झगड़े में ध्यान नहीं दिया जाता है। सीएमडी साहब ने भी उसी वक्त एक नोट बनाई, शिव कुमार साहब ने बनाई और कहा कि अब जाऊंगा मंत्री से कहूंगा ये हमारे पास हो रहा है, आप इसके ऊपर निर्णय लीजिए। और मुझे अभी विश्वास है कि वो जो पत्र है वो सारे सांसदों ने लिखा है, और सुरेश प्रभु जी ने कहा मुझे हमारे पत्र का आप जवाब दीजिए, आप जो कह रहे हो ना स्पीडी करेंगे, ये तीनों सिस्टम में गलत है, एक ही सिस्टम लाएंगे, सारे जवाब आप लिखित में हमें दीजिए, पार्टी को दीजिए। अगर पार्टी को लिखित में देने के बाद में अगर उसका उस एश्योरेंस को पूरा नहीं करेंगे तो हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पार्लियामेंट प्रिविलेज मोशन लाएंगे आपके खिलाफ। क्योंकि जब हमने सवाल पूछा था उनसे कि क्या भाई ये प्रिंसिपली एग्री हुआ है, तो उसको किसी ने हाँ ना कुछ नहीं कहा, सीधा कह दिया 37A के तहत ऐसे ऐसे ओएम निकला, उसके तहत हम पेंशन देने वाले। यही एक इशू है, बाकी सारे इशू हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है, ये है, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। और यहाँ और एक विश्वास दिलाता हूँ साहब, आपने अभी भी देखा हमारे 2 कर्मचारी आए, जीएसएम के 2 कर्मचारी महिला वगैरह हमारे आई, और उसके पहले वो हमारे पहले एडी साहब थे, उनसे भी उनकी बात हुई थी, नए साहब से बात नहीं हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे बात नहीं हुई थी, ये मत समझना कि हमने उनके साहब के कंप्लेंट किया, ऐसा मत सोचो, घर का मामला है। तो उनका दर्द क्या है, वो कहती है आपने कॉल सेंटर लगाया, प्राइवेट के लोग हैं, अब वो क्या करते हैं पोस्टपोन का काम करते रहते, 9869012345 डायल करो, वहां वो बोल दो, वो कुछ बोलने के बाद सारा काम करना पड़ता है अपने स्टाफ को, तो वहां से वहां आता है जीएसएम। और उन्होंने बताया कि सिस्टम जो नहीं आ रही है उसमें हमें ट्रेनिंग चाहिए। जमाना कितना गलत है कि लोग भागना चाहते हैं अपने देश में, ये तो दुर्भाग्य है। यूनियन भी कैसे चलती है, जो बोलेगा हम तुम्हें बहुत तनख्वाह दे देंगे, कंपनी बंद पड़ेगी तो भी कुछ परवाह नहीं, उधर भी जाएंगे कंपनी भी बंद कर देते। वो हुआ मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ, एक दिन की हड़ताल शिवसेना प्रमुख के आशीर्वाद से जो हुई थी, एक दिन की, साहब ने कहा 1 दिन की टोकन बस, आगे मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री से, इतनी ताकत उनमें है। लोगों ने विश्वास नहीं किया दत्ता साहब के पास। और तांत्रिक दृष्टि से अगर देखें तो आज भी हमारे टेक्सटाइल मिल का जो स्ट्राइक है वो आज भी हड़ताल खत्म नहीं हुई, ना तो वापस ली गई, ना वहां पर डिफर की, दत्ता सामंत जी ऊपर गए, हड़ताल अभी भी चालू। क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उद्ध्वस्त हुई। ये नहीं कर रहा हम तो चाहते हैं महानगर टेलीफोन और बढ़े, हमारी तो सरकार के पास मांग रहेगी, अरे हमें मुंबई और दिल्ली के लिए क्यों रखते हो,
पूरे भारतवर्ष में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसका नाम महानगर है, जितने महानगर है हमारे पास दे दो, हम आपको देश के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे लेके जाएंगे। अगर महानगर नाम है तो महानगर को दे दो हमें। वो हमारे भाई है वहां से रोते, फिर उनका नाम भारत है, वो कहते भारत में ही महानगर आता है। अब वो झगड़ा चालू है, महानगर क्या आता है, भारत का आता है। अब है ये सारी चीजें चलती रही और इसके लिए मैं हमें आपने आप सभी को यहाँ न्योता दिया। और मैं चाहता हूँ साहब, ये ऐसे कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं, इनको आप कहो जो काम करेंगे कंपनी के लिए। महिलाओं ने बताया हम काम करने के लिए तैयार है, ट्रांसफर कहीं भी होने दो। आज रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, हमारी यही एक दरखास्त और भी आपके साथ है। हाँ, हालांकि उसमें सब्जेक्ट नहीं है आपको दिया हुआ। क्या दरखास्त है हमारी? हमारी दरखास्त यही है कि अगर कॉल सेंटर चलाना है, फिर भी चलाना है आपको, तो जो मांगे हमारी है, जो एडी साहब ने भी खुद मान ली है, हमारे पांडे साहब ने भी, हम दोनों तीनों को भी धन्यवाद देते हैं। क्या दरखास्त है? मुंबई शहर जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुनिया में अच्छी है, लेकिन बहुत तकलीफ की है। हम इतने श्रीमंत नहीं हैं, इतने रईस नहीं है कि जाकर सारे शहरों में रहे, हम सब उपनगरों में रहते हैं। हमारे ज़्यादातर कर्मचारी उपनगरों में रहते हैं। अब जब हम कॉल सेंटर खोल रहे हैं तो वहां जाकर कोने में कपड़े में मत खोलिए। हमारे कर्मचारी को रिक्रूट नहीं है, अभी जवान बच्चे नहीं है, सब जवानी गई, लेकिन काम करने में उससे भी जवान है आज, वो छोड़ेंगे नहीं अब। क्योंकि अगर राजनीति में हूँ थोड़ा सा, वहाँ तो कोई रिटायरमेंट की बात ही नहीं करता। 80 साल हो गया तो भी गुड़ुक 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 चलते बनते रहते कुछ न कुछ। यहाँ हम काम करने दे रहे, हमारे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सारे कॉल सेंटर्स आप बनाएंगे उपनगरों में बनाओ, नवी मुंबई में बनाओ, तोरबे में बनाओ, और जगह जगह है हमारे पास, आप खुद की जगह है, बोरीवली में बनाओ, कांदिवली में बनाओ या थाना में बनाओ, ताकि क्या होगा, कर्मचारियों को व्यवस्था होगी, घर से दूर नहीं आना पड़ेगा, ज़्यादा समय काम के लिए देंगे, टेंशन गाड़ी का नहीं रहेगा। तो टेंशन कम करो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ले लो, काम ज़्यादा ले लो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कभी वो मांग नहीं की। और वो उसको लेकर दूसरी हमारी मांग है कि अगर कॉल सेंटर्स की जैसे वो रिक्रूटमेंट हो रही है या तो किसी को हम दे रहे, क्यों करते हम? उससे अच्छा है कि कंपैशनेट ग्राउंड की रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी लिस्ट बनी है, उसमें जो एलिजिबल है, हम ये नहीं कहते कि जो एलिजिबल नहीं है उसको ले लो। भाई आपको ग्रेजुएट चाहिए कि कोई हमारा कर्मचारी गुजर गया, सेवा काल में गुजर गया, अब ऐसे हुआ कि आप लोगों के साथ में जो एग्रीमेंट हुई बहुत अच्छी हुई, साहब जलते हैं हमारे ऊपर दुनिया के लोग कि महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी को क्या क्या मिल रहा है। फिर उस एचबीए में हम जब घर लेते हैं, उसने घर लिया, मकान लिया, अब मकान लेने के बाद दुर्भाग्यवश अगर वो उसका निधन होता है तो उसके परिवार की हालत बहुत बुरी होती है। अब परिवार ना तो उसका कर्जा दे सकता है, फ्लैट लिया है 4-5 लाख लिए, क्या करना क्या है, कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं। हम बार बार आपको कहते आए हैं कि उसके लिए आप सोचो क्या कर सकते हैं उस परिवार के लिए, नहीं तो रास्ते पे आएगा। क्योंकि भाई कानून से आप गलत कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे, मॉर्गेज दिया है, फ्लैट पे टैक्स लगाओ, वो तो कानून है, छोड़ेंगे भी नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे तो इतने रोज भरेंगे तो रोज का हम छोड़ते जाएंगे फ्लैट, क्या उसका कर्जा वेव करते जाएंगे? हमारी सोसाइटी में बेनिवोलेंट फंड है, कर्जा लिया हुआ वेव होते हैं बहुत, 1 लाख 1.5 लाख तक सोसाइटी, मतलब ट्रेप सोसाइटी आप लोग जो कहते हैं। यहाँ क्या करोगे? तो वहाँ हमारी ज़्यादा मांग है, भाई ऐसे परिवार को तो आप गुजरान के लिए कुछ दे दो, कैसे गुजरान होगी उनकी, तो कुछ तो करो भाई। अगर उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, जॉब देने की कोशिश करो, कैसे दे सकते हैं सोच लो, हम नहीं कहते कैसे देना क्या देना, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, कुछ प्रस्ताव लाइए। अब जैसे उनके परिवार में अगर कोई ग्रेजुएट है तो आपको चाहिए वो कॉल सेंटर के लिए ग्रेजुएट, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, उसको ट्रेन करो, जॉब दे दो। वैसे भी कॉल सेंटर की जॉब आए हमारे पास, क्यों हम बाहर दे रहे? जितनी तनख्वाह वो देते उतनी तनख्वाह दे दो, लेकिन परिवार तो खड़ा रहे, परिवार खड़ा रहे। ये कामगार संघ की विचार है, ये सोच है कामगार संघ कि हम रहेंगे, हमारे साथ दूसरे हमारे परिवार को हम जिंदा रखेंगे, उसकी गुजारण करते रहेंगे। ये नहीं सोचा हमने सिर्फ कि चलो, इसीलिए तो मेडिकल की स्कीम जब आई तो हमने सेवा काल के बाद भी मेडिकल स्कीम चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका एमटीएल के परिवार का साथ नाता टूटते नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ साहब, मेरा कहना एक सेंटेंस में, इनको तो बात पता है, माँ जब जन्म देती है तो नाक तो काटनी पड़ती, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं टूटता।
कामगार संघ ने यही सोचा है, हम रिटायर्ड होंगे, हम वीआरएस लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन एमटीएनएल हमारी माँ है, उसके साथ में हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, न टूटने देंगे। ये रिश्ता सोचने वाले, ये सोच को लेकर हम जाने वाले, जब है तब उस माँ को भी वो सोचना है बच्चे की हालत क्या है। मैंने उस दिन एक देखा साहब, अभी आज याद आई, करके उदाहरण देता हूँ। क्या माँ होती है, मतलब अभी भी बोलता हूँ तो कमाल लगती कि माँ का, एक माँ जिसके बच्चे को जन्म तो दिया, कुछ साल के बाद बच्चे की आंखें गई, अंधा हुआ बच्चा, माँ को तो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसको कोई आई डोनेट अगर करता है, आजकल है आई डोनेशन भी, अगर कोई मरा है उस दिन पहले लिखित में दिया होगा, बाय दी डेथ के पहले मैं मेरी लिखित में देना पड़ता है, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं मेरे आँख दे दूंगा। अगर वही उसमें समय की बड़ी समस्या है कि उसी वक्त उसी कुछ 4-6 घंटे में करना पड़ता है। किडनी की भी वैसे ही बात है, जैसे कोई एक्सीडेंट में जाता है तो उसकी किडनी भी डोनेट फट से कर सकते हैं हम लोग, अगर वो सुरक्षित है तो उसके भी आज भी हम बताता हूँ। यहाँ हमारे कर्मचारी है, पदाधिकारी यहाँ बैठे होंगे कहीं घाट पे करके, यहाँ देखो, इनके बच्चे का साहब एक ही लड़का था, उनका लड़का एक एक्सीडेंट में गया, उस खट्टे जी ने अपने बच्चे की किडनी और आंखें डोनेट की। ये संस्कार हमारे कामगार संघ का, उतने संवेदना से उस वक्त इतना, मेरे ऊपर भी छाती में पत्थर रखकर मैं कह रहा था, हिंदुजा में खड़ा था, डॉक्टरों ने कहा सावन जी आप ही कर सकते हो। अब ऐसे समय में किसी माँ से किसी बाप से पूछूं, तुम्हारा बेटा गया है, एक जवान बेटा 17-18 साल का बेटा गया, आजकल बच्चे भी दो ही, हम दो, हमारे दो, एक आध बेटा होता। अब ऐसी स्थिति में उससे कहूँ कि भाई तेरे बेटे की किडनी और आंख जरा डोनेट कर दे, मैंने कहा छोड़ दो, मैंने सबको बोला छोड़ दो, मुझे खाटने को अकेले बाहर जाना। बहुत रोया, मैं भी रोया, कंधे पे सर रख के रोया। मैंने कहा कर, मैं भी रोया, और उस वक्त खटपे को कहा कि उनको बच्चे की किडनी दे दो, बहुत रोए और बाद में कहे दे देते। मैंने उसको एक कहा, देख शरीर गया आत्मा जिंदा रहे, हम तो हिंदू कहते आत्मा अमर रहे, अब तेरा बच्चा उसकी आंख से सारी दुनिया दिखता रहेगा, किडनी से भी जिंदा रहेगा, तो गया। तो बताते नहीं किसको दिया, इमीडिएट करना पड़ता है वो सारी चीजें। तो माँ कैसी थी, जिस माँ ने अपने आँख गए तो आँख सोचा कौन देगा मेरे बच्चे के लिए, तो सोच लिया मैंने खुद आँख दी थी। माँ ने अपने आँख निकाले, बच्चे को दी। अब देने के बाद में क्या हुआ, दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि वो आँख नहीं बैठे बच्चे, माँ भी अंधी हुई, बेटा भी अंधा। माँ के त्याग का परमोच्च कौन सी ऐसी माँ है कि बच्चे के लिए अपने खुद की आंख भी दे दे। आंख गई, किडनी देते हैं हम, एक किडनी दे नहीं सकते, कहना इतना ही है। ये सोच आप लोग करते रहो बस कि भाई ये हमारी फैमिली है, मेरा बच्चा अगर तड़पता है तो बाप भी, वो जो बात है ना, वो अमिताभ बच्चन वाली बात है। अमिताभ बच्चन जब शुरू में आए, बीएससी थे, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन कवि, बच्चे सोचने लगा चलो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। पहले फिल्म इंडस्ट्री, पहले सोचा रेडियो पे जाऊं, ऑल इंडिया रेडियो पे इंटरव्यू ले गए। अब जब इंटरव्यू हो रहा था तो सोच लो साहब कैसे होता है, यहाँ होता है वो अकेले। तो उनको कहा अमिताभ बच्चन जी को, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। अब हम सोचते हैं उसकी आवाज के लिए हम तड़पते हैं, उस अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो पे कहा तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में गए तो ताराचंद बड़जात्या के पास गए, उनके ऑफिस में बेल दबाई, मैं कमिंग सर। ताराचंद बड़जात्या देखते रहे, भाई पूरा प्रेम टू प्रेम टच हो रहा है आदमी, बोले भाई आए अंदर, पूछने लगे कि क्या, मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ भाई फिल्म में अगर काम मिले तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा देखा आपका कद, ऊंचाई देखी, आईने में खड़े रहो, आपके लिए कहाँ से हीरोइन लाऊं उतनी लंबी, कहाँ से लाऊं, ये तो नहीं होगा भाई। फ्रस्ट्रेट हो गए, जाकर पिताजी से मिले
और क्या कहा पिताजी से? पिताजी से कहा, दादाजी आपने मुझे जन्म दिया, मैं दर दर भटक रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। अभी आजकल के बच्चे तो और भी कुछ भी बोल देंगे, मैं वहाँ या डांस पे नहीं बोलूँगा, आपने मुझे जन्म दिया ऐसा ही बोलेगा, लेकिन वो क्या बोलेगा पता नहीं, नया वाला जमाने वाला। जन्म दिया बोला, वो भी तो भाई संस्कार की बात होती है। आपने मुझे जन्म दिया, मैं दर दर भटक रहा हूँ। थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई, हरिवंश राय बच्चन कुछ नहीं बोले, गुस्से में था अमिताभ, गुस्से से अपने रूम में गया, बच्चन जी अपने रूम में गए, लेकिन सुसंस्कारित था। संस्कार और सुसंस्कार, इसमें फर्क देखिए। सुसंस्कारित था, उसे लगा, महसूस हुआ मैंने गलती की, मैंने अपने पिताजी का अपमान किया। जाकर पिताजी के सामने फिर दोबारा खड़ा रहा और कहने लगा, दादाजी मेरी गलती हुई, मैंने गलत सलत बात आपके साथ की, नहीं करनी थी, मुझे माफ करिए। दादाजी ने क्या कहा? देख अमिताभ, जिस दिन तू बाप बनेगा ना, उस दिन तुझे समझेगा जब तेरा बच्चा इस तरह से पेश तेरे सामने आएगा और कहेगा तुमने मुझे जन्म दिया है। अब वही हो रहा है, अभिषेक तड़प रहा है, वो लटक रहा है। क्या उसको तारजन बज्जा जी ने कहा था, तुम्हारी ऊंची देखो, ऊंचाई देखो, मतलब इतनी कद देखो, कहाँ से लाऊं इतनी ऊंची लड़की, तुम्हारी हीरोइन, अब जन्म की हीरोइन तो इतनी है उसकी, तो होता है। लेकिन उससे कहने की बात यह कि दादाजी की फीलिंग जो है और अमिताभ जी की फीलिंग है, वो दोनों एक दूसरे से समझ लें। कभी हम उस तरफ है, कभी आप इस तरफ है। आप हमारे पिताजी के साथ हमारे परिवार के मुखिया हो, इस परिवार का भला बुरा आपके हाथ में है। जो जो कदम आप उठाएंगे, वो कदम उठाते समय एक ही सोच लो, जो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहते, सीढ़ियों के ऊपर मैं जब चढ़ता हूं और मैं जब ऊपर आया हूं और मैं जो कुछ करने वाला हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि सीढ़ी के पहले तल पर जो खड़ा है उसको कैसे मैं ऊपर लाऊं। बस वही एक सोचना है, वही सोच। जो नीचे खड़ा है, जो हमारे साथ हम जो निर्णय करने, क्या हम कॉल सेंटर कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दे रहे, क्या उसके परिणाम होंगे हम जानते हैं। आपकी डिफिकल्टी मैं आपके सामने बता देता हूं, मैं जानता हूं क्या करते आजकल, टेक्नोलॉजी नहीं आई। हर एक आदमी अगर क्या होता है, प्रोपोर्शन तो होता है, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, एक नया टर्म आया है अभी आजकल। कॉस्ट टू कंपनी मीन्स सिर्फ तनख्वाह नहीं, आपके जो पर्स है, सारी चीजें हैं, उसकी वजह से जितना खर्चा आता है, इट इज अ कॉस्ट टू कंपनी इन प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इफ इज कंसिडर्ड इट इज वेरी हाई। और वह कॉस्ट टू कंपनी को पकड़ के लेकर वो भारतीय टेलीकॉम क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, एयरटेल हो, बीपीएल हो, ऑल आर डूइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। हम क्या है, हम लैंडलाइन भी करते हैं, अब ब्रॉडबैंड भी करने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका और उनकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती। फिर जाकर कहते, देखो देखो तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्टाफ है, तब भी आ रही सर भाई क्यों ज्यादा स्टाफ है, तुम्हारे पास लैंडलाइन है क्या? एक ही सवाल पूछो, तुम्हारे पास लैंडलाइन है क्या? तुम्हारे पास माँ है क्या? ऐसे पूछो। मेरे पास माँ है, अरे लैंडलाइन हमारी माँ है। आगे बढ़े, हवा में चल रहे हैं अभी हम लोग। अब ब्रॉडबैंड के लिए फिर लैंडलाइन पे जाना पड़ रहा है। ब्रॉडबैंड तो लैंडलाइन के बिना तो नहीं दे सकते, वायरलेस के बिना। फिर आए ना, फिर दोबारा वही आ रहे हैं वापस, वही हमारी शक्ति होगी। और ये दो चीजें से कभी भी सोच लो, इंफ्रास्ट्रक्चर जब सोचते हैं तो कर्मचारी ये हमारी शक्ति सोचो, ये मत सोचो इट इज अ लायबिलिटी। तो नेवर थिंक द एम्प्लॉयज आर लायबिलिटी। जिस दिन सोच रहोगे उस दिन कंपनी के डबे में। एम्प्लॉयज आर अवर स्ट्रेंथ, ये हमारी ताकत है, ये हमारी शक्ति है, यही हमारी शक्ति है, महानगर टेलीफोन निगम की शक्ति है। उस शक्ति को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे उसका एक्सट्रैक्ट लेना है, वो सोचो। उसके लिए मैं आपको जानबूझकर बुलाया हूँ और यही कह के तुरंत मैं आपसे विदाई लेता हूँ और साहब से कहता हूँ, बड़े साफ दिल के हैं, इनसे भी झगड़ा बहुत होता है मेरा, लेकिन आज उनको पता चलेगा झगड़ा और दुश्मनी में फर्क है। हमने झगड़े किए खुद के लिए नहीं, कुछ हो सकता है गर्मी में कभी एक आध लफ्ज भी गलत जाता है, कंप्लेन भी की, खुले दिल से कहते हैं। हमारे बाप को, हमारे शिवसेना प्रमुख है जिनका संस्कार है, जो किया किया, बोला बोला, घूमते नहीं हमने ऐसा, हाँ ऐसा नहीं बोला, हट बोला, लेकिन कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं ना। तुम्हारे बारे में भी हमारे दिल में आदर है, लेकिन चाहते क्या है वो सोच लो और प्रॉम्प्ट एक्शन चाहते।
आज हमारी मुंबई में क्या होता है, हम हर वक्त क्या चाहते हैं कि हर चीज को कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता है और कॉर्पोरेट ऑफिस उसको डील करता है। ये मुंबई में आज सभी के दिल में है, अधिकारियों के भी है और हमारे दिल में भी है। जो चीज आपने आज की उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। कौन सी चीजें और भी की आपने, अब आप ही अभी बता दो, आप बताओ। आपने किया, बहुत डिफिकल्ट था, मैं मानता हूं। हमारे जेटीओ सिर्फ 263 टीटीए बचे थे, पास हुए, ट्रेनिंग पे जाना है, पोस्टिंग हुआ, उन्हें एक चीज को लेकर 3 बरस हम झगड़ते रहेंगे, आखिर आपने किया, बहुत 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 धन्यवाद। आपने फोन मैकेनिक का भी किया, आपने हमारे डी साहब को दे दिए परमिशन, फोन मैकेनिक हुआ, जेटीओ हुआ, जेओ का भी काम किया। आज आपके मुख से सुनने के लिए सब है, देख रहे भाई ये हुआ कि सही हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बताते हुआ, हवा तो कुछ नहीं है, तो कागज है, मेरे पास पर्ची कुछ नहीं है। लेकिन हम उनमें से हैं कि जवान पे भी विश्वास रखते हैं, हमने जो कहा वो करते हैं, आप भी जो कहें वो करते हैं। यही एक विश्वास एक दूसरे में पैदा होना चाहिए। अगर एक दूसरे में विश्वास, प्यार थोड़ा सा भी कम हो जाए ना, रुसवाई होनी चाहिए, तब प्यार भी बढ़ता है। लेकिन प्यार बढ़ने के लिए होता है ये समझ कर होना चाहिए। दो लोग जो आपस में झगड़े करते हैं, इतना समझ लेना कि इनमें दोनों में ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, तब जाके झगड़ा। झगड़ा किससे करोगे, हवा से करोगे क्या? और इसलिए मैं आपको, आप सभी अतिथिगणों का मैं महानगर टेलीफोन निगम कामगार संघ की तरफ से बहुत बहुत खुले दिल से स्वागत करता हूं और आपसे तुरंत विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।